हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीस स्टडी डॉट ऑनलाइन। आप सभी का पीस स्टडी डॉट ऑनलाइन पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी महान व्यक्तित्व और महान क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में जानते आ रहे हैं इस सीरीज़ में। तो आज हम एक ऐसे ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी वीरांगना के जीवन के बारे में जानेंगे जिन्होंने अंग्रेज़ी सत्ता के सामने झुकने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। तो आज हम बात करेंगे रानी अवंतीबाई जी की। और आज 16 अगस्त भी है और इनकी जयंती होती है। तो इनकी जयंती पर हम इन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जब हम वीरांगनाओं की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उनके साथ साथ ऐसी कई वीरांगनाएं भी थीं जिनका योगदान आज भी उतना ही व्यापक रूप से नहीं जाना जाता है। रानी अवंतीबाई उन्हीं में से एक थी। वह केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि वह एक शासक थी, एक साहसी योद्धा थी और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी शासन का विरोध करने वाली प्रमुख महिला नेताओं में से एक थी। तो आज की इस वीडियो में हमें रानी अवंतीबाई जी के पूरे जीवन को जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरी देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। रानी अवंतीबाई लोधी का नाम भारत के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी वीरांगनाओं में लिया जाता है। यह रामगढ़ रियासत, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है, वहाँ की रानी थी और अब इनका नाम डिंडोरी मध्य प्रदेश से जोड़ा गया है। जब 1857 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की लहर उठी, तब अवंतीबाई जी ने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया और अपने क्षेत्र में प्रतिरोध का नेतृत्व किया। अब हम इनके जन्म और प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे। इनका जन्म 16 अगस्त 1831 को माना जाता है। इनका जन्म मनकेहड़ी गांव, वर्तमान मध्य प्रदेश के सिवनी क्षेत्र में हुआ था। इनका बचपन उस समय के दौर में बीता जब भारत के अनेक हिस्सों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। राज्य और रियासतें धीरे धीरे अंग्रेजी राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन आ रही थी। ऐसे वातावरण में पली बड़ी अवंतीबाई ने आगे चलकर केवल राजमहल का जीवन नहीं चुना, उनके व्यक्तित्व में साहस और आत्मविश्वास का विशेष स्थान रहा। उनका बचपन ही आगे आने वाले कठिन जीवन की नींव बना। अवंतीबाई जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां उन्हें अपने समय के अनुरूप पारिवारिक और सामाजिक संस्कार मिले। बाद में उनका विवाह रामगढ़ के राज परिवार में हुआ और यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक सामान्य लड़की से एक रियासत की रानी बनने का यह परिवर्तन केवल पद का परिवर्तन नहीं था, इसके साथ उनके ऊपर परिवार और राज्य की जिम्मेदारियां भी आने लगी और यही जिम्मेदारियां आगे चलकर उन्हें राजनीति और शासन की वास्तविकताओं से परिचित कराने वाली थी। अवंतीबाई जी का विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह से हुआ। विवाह के बाद वह रामगढ़ रियासत की राज परिवार की सदस्य बनी और आगे चलकर रानी के रूप में राज्य की जिम्मेदारियों से जुड़ी। रामगढ़ क्षेत्र आज के मध्य प्रदेश के मंडला डिंडोरी क्षेत्र से संबंधित ऐतिहासिक भूभाग में आता है। उस समय किसी रियासत की रानी होना केवल राजमहल में रहने तक सीमित नहीं था। राज परिवार को प्रशासन, जनता और राज्य की सुरक्षा से जुड़े मामलों को भी संभालना पड़ता था और जल्द ही अवंतीबाई के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली थी जिसने उन्हें वास्तव में शासन की जिम्मेदारी के सामने खड़ा कर दिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा रामगढ़ की सियासत को समझेंगे। रामगढ़ मध्य भारत की एक रियासत थी। इसका संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्र से था और इसका प्रशासनिक केंद्र रामगढ़ था। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। आसपास के जंगल, पहाड़ी क्षेत्र और ग्रामीण आबादी इस पूरे क्षेत्र की विशेषता थी। लेकिन 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी सत्ता लगातार भारतीय रियासतों के प्रशासन और उत्तराधिकारी के मामलों के हस्तक्षेप बढ़ रही थी। रामगढ़ भी इस राजनीतिक दबाव से अछूत नहीं रहा और आगे चलकर यही अंग्रेजी हस्तक्षेप अवंतीबाई के संघर्ष का एक बड़ा कारण बने। यहाँ पर रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह की स्थिति ऐसी हो गई कि राज्य के प्रशासन को सामान्य तरीके से चलाना कठिन होने लगा। ऐसे समय में अवंतीबाई ने राज्य की जिम्मेदारियों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहीं से उनके व्यक्तित्व का वह पक्ष सामने आता है जो उन्हें केवल राज परिवार की महिला नहीं
बल्कि एक सक्रिय शासक के रूप में पहचान देता है। उन्होंने राज्य के प्रशासन और जनता से जुड़े मामलों में अपनी भूमिका निभाई और इसी दौरान अंग्रेजी प्रशासन का हस्तक्षेप बढ़ता गया। अब उनके सामने केवल राज्य चलाने की चुनौती नहीं थी, उनके सामने सवाल था, क्या रामगढ़ अपने फैसले स्वयं लेना या अंग्रेजी शासन उसके मामलों पर नियंत्रण करेगा। यहीं से अवंतीबाई के संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार होती है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की रियासतों पर अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रही थी। जहां उन्हें उत्तराधिकारी या प्रशासन से जुड़ी कोई कमजोरी दिखाई देती, वहां पे हस्तक्षेप करने का अवसर तलाशते थे। रामगढ़ में भी अंग्रेजी प्रशासन ने राज्य के मामलों में हस्तक्षेप किया। राज्य के प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश हुई। यह स्थिति रानी अवंतीबाई के लिए स्वीकार करना आसान नहीं था, क्योंकि उनके लिए रामगढ़ केवल एक राजसत्ता नहीं, वह उनके परिवार, उनकी प्रजा और उनकी जिम्मेदारी थी। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को चुनौती देने का रास्ता चुना। 1857 से पहले बदलते हुए वातावरण की बात करें तो अब तक पूरे भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। कहीं किसानों की समस्याएं थी, सैनिकों में असंतोष था, कहीं राजाओं और रियासतों को अंग्रेजी नीतियों से खतरा महसूस हो रहा था। और 1857 तक आते आते यह असंतोष एक बड़े विद्रोह में बदल गया। जब मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई और इसकी लहर उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैलने लगी, तब मध्य भारत के क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। रामगढ़ भी इससे अलग नहीं रहा और अब अवंतीबाई के सामने वह अवसर था जब वह केवल अपने राज्य की समस्या का विरोध नहीं, बल्कि व्यापक अंग्रेज विरोधी संघर्ष का हिस्सा बन सकती थी। साल 1857 में मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह तेजी से कई क्षेत्रों में फैल गया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और मध्य भारत के कई हिस्सों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के क्षेत्र भी इस हलचल से प्रभावित हुए। रामगढ़ में रानी अवंतीबाई पहले से ही अंग्रेजी हस्तक्षेप से असंतुष्ट थी। अब उन्हें लगा कि यह समय केवल शिकायत करने का नहीं, बल्कि अंग्रेजी शासन का विरोध करने का है। उन्होंने अपने राज्य और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को संगठित करना शुरू किया। उनका उद्देश्य था अंग्रेजों के नियंत्रण का विरोध करना और अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता की रक्षा करना। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजी प्रशासन के आदेशों को स्वीकार करने के बजाय उनका विरोध किया। उन्होंने अपने समर्थकों को, स्थानीय लोगों को संगठित किया। कहा जाता है कि उन्होंने आसपास के जमींदारों और प्रभावशाली लोगों को भी अंग्रेजों के विरोध एकजुट होने का संदेश भेजा। इससे रामगढ़ अंग्रेजी प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया। अंग्रेजों के लिए यह केवल एक छोटी रियासत का मामला नहीं था। उन्हें डर था कि यदि रामगढ़ जैसे क्षेत्र विद्रोह का केंद्र बनते गए तो आसपास के दूसरे क्षेत्र भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने रानी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की तैयारी शुरू की। रानी अवंतीबाई जी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी लोगों को एकजुट करने की क्षमता। उन्होंने केवल राज परिवार के सैनिकों पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय लोगों को, आसपास के सहयोगियों को भी संघर्ष के लिए तैयार किया। उस समय आधुनिक हथियार और संसाधन अंग्रेजों की तुलना में भारतीय पक्ष के पास बहुत कम थे। इसलिए स्थानीय भूगोलों और लोगों का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण था। रामगढ़ का जंगल और पहाड़ी क्षेत्र स्थानीय लोगों के लिए परिचित था। रानी ने इसी क्षेत्रीय परिस्थितियों का लाभ उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करने का प्रयास किया। अवंतीबाई जी का संघर्ष केवल रामगढ़ तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों के शासकों, जमींदारों और विद्रोही समूहों से संपर्क बनाने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अलग अलग स्थानों पर बिखरा हुआ न रहे, बल्कि लोग मिलकर अंग्रेजी सत्ता का सामना करें। 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी अलग अलग क्षेत्रों में संघर्ष का पूरी तरह एकजुट न हो पाना। फिर भी स्थानीय स्तर पर अवंतीबाई ने अपने क्षेत्र में प्रतिरोध की भावना को मजबूत किया। अंग्रेजों ने रामगढ़ की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। अंग्रेजी सेना ने रानी के विद्रोह को दबाने की तैयारी की। रानी समझ चुकी थी कि आने वाले समय में संघर्ष आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने पीछे हटने के बजाय अपने समर्थकों को संघर्ष के लिए तैयार किया। उनके सामने एक तरफ अंग्रेजों की संगठित सेना थी और दूसरी तरफ उनके पास सीमित संसाधनों के बावजूद स्थानीय समर्थन और अपने क्षेत्र का ज्ञान था। यही वह समय था जब रानी का नेतृत्व और अधिक महत्वपूर्ण हो गया।
रामगढ़ की सुरक्षा के लिए रानी ने अपने सैनिकों को सहयोगियों को संगठित किया। उन्होंने युद्ध की तैयारी की। उनका उद्देश्य था कि अंग्रेजी सेना को रामगढ़ पर आसानी से नियंत्रण स्थापित न करने दिया जाए। रानी स्वयं भी संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए तैयार थी। उनकी यह भूमिका उस समय के सामाजिक संदर्भ में विशेष महत्व रखती थी, क्योंकि एक महिला शासक का इस तरह सैन्य प्रतिरोध का नेतृत्व करना अंग्रेजी प्रशासन के लिए अप्रत्याशित चुनौती थी। अब हम खैरी का युद्ध की बात करेंगे। रानी अवंतीबाई के संघर्ष से जुड़ी परंपराओं और उपलब्ध विवरणों में खैरी के युद्ध का उल्लेख मिलता है। इस संघर्ष में रानी की सेना और अंग्रेजी सेना के बीच मुकाबला हुआ। रानी ने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। युद्ध में अंग्रेजी पक्ष को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रानी की सैन्य नेतृत्व क्षमता और स्थायी समर्थकों ने अंग्रेजी सेना के लिए स्थिति मुश्किल बना दी। इस संघर्ष ने रानी अवंतीबाई की प्रतिष्ठा को और भी मजबूत किया। लेकिन 1857 का संघर्ष केवल एक युद्ध से समाप्त नहीं हुआ। अंग्रेजी सेना लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। रामगढ़ पर दबाव बढ़ता गया। रानी और उनके समर्थकों को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। उन्होंने प्रतिरोध जारी रखा, लेकिन संसाधनों और सैन्य शक्ति की कमी के कारण स्थिति धीरे धीरे कठिन होती गई। अंग्रेजों का लक्ष्य अब केवल रामगढ़ पर नियंत्रण पाना नहीं था, वे पूरे क्षेत्र में विद्रोह को समाप्त करना चाहते थे। जब रामगढ़ पर अंग्रेजी दबाव बढ़ा, तब रानी और उनके समर्थकों ने क्षेत्र के जंगलों और आसपास के सुरक्षित स्थानों का सहारा लिया। यहाँ से प्रतिरोध जारी रखने का प्रयास किया गया। स्थानीय भूगोल उनके लिए एक महत्वपूर्ण सहारा था, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। रानी के लिए अब संघर्ष और अधिक कठिन होता जा रहा था। फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण का रास्ता नहीं चुना। यहाँ पर हम अंतिम संघर्ष की बात करें तो अब रानी अवंतीबाई के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और दुखद अध्याय की ओर बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह धीरे धीरे कई क्षेत्रों में कमज़ोर पड़ रहा था। अंग्रेजी सेना ने बड़ी संख्या में विद्रोही केंद्रों पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया था। रामगढ़ क्षेत्र में भी अंग्रेजी सेना का दबाव बहुत बढ़ चुका था। रानी के सामने अब एक कठिन परिस्थिति थी। उनके पास सीमित सैनिक और संसाधन थे, लेकिन उनका संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। देवरगढ़ का युद्ध। देवरगढ़ 1858 में यह रानी की सेना और अंग्रेजी सेना के बीच संघर्ष हुआ। रानी अपने समर्थकों के साथ अंग्रेजों का सामना किया। स्थिति लगातार कठिन होती जा रही थी। अंग्रेजी सेना संख्याओं और संसाधनों में अधिक मजबूत थी। फिर भी रानी ने संघर्ष जारी रखा। देवरगढ़ का युद्ध उनके जीवन के अंतिम चरणों का महत्वपूर्ण संघर्ष बना। जब रानी को लगा कि परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं और अंग्रेजों के हाथों पकड़े जाने का खतरा बढ़ रहा है, तब उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने जीवन का बलिदान देने का फैसला लिया। 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई ने अपने जीवन का बलिदान दिया। उनकी मृत्यु के साथ उनका सैन्य संघर्ष समाप्त हुआ, लेकिन उनकी कहानी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में अमर हो गया है और आज भी उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। यदि अब हम बात करें कि रानी अवंतीबाई का संघर्ष महत्वपूर्ण क्यों था, तो रानी अवंतीबाई का संघर्ष हमें कई महत्वपूर्ण बातें बताता है। सबसे पहली, उन्होंने अंग्रेजी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने राज्य और अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। दूसरी, उन्होंने 1857 के विद्रोह में स्थानीय नेतृत्व प्रदान किया। और तीसरी, उन्होंने यह साबित किया कि स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के संघर्ष में महिलाओं की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण थी। रानी अवंतीबाई का नाम आज रानी लक्ष्मीबाई जैसी प्रसिद्ध वीरांगनाओं के साथ उन महिलाओं में लिया जाता है जिन्होंने 1857 के संघर्ष में अंग्रेजों का सामना किया। इतिहास में रानी अवंतीबाई जी की विरासत की बात करें तो रानी अवंतीबाई की कहानी आज भी मध्य प्रदेश और भारत के कई हिस्सों में सम्मान के साथ याद की जाती है। इनके नाम पर संस्थाएं, स्मारक और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनकी स्मृति केवल एक ऐतिहासिक घटना तक सीमित नहीं है, वह आज भी साहस, नेतृत्व और आत्मसम्मान का प्रतीक मानी जाती हैं। विशेष रूप से महिलाओं के लिए उनका जीवन यह संदेश देता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नेतृत्व किया जा सकता है। रानी अवंतीबाई जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है।
जैसे साहस का अर्थ यह नहीं कि हमारे सामने कोई कठिनाई नहीं होगी। साहस का अर्थ है कठिनाई के सामने भी अपने सिद्धांतों पर खड़े रहना। उन्होंने अपने समय की सीमाओं के बावजूद नेतृत्व किया, अपने क्षेत्र के लोगों को संगठित किया और अंत तक अंग्रेजी सत्ता के सामने झुकने से इनकार किया। तो यह था रानी अवंतीबाई जी के जीवन के बारे में। आज 16 अगस्त है। रानी अवंतीबाई लोधी जी की जयंती पर हम उन्हें सिर्फ एक इतिहास की किताब में दर्ज नाम के रूप में याद ना करें, उन्हें याद करें एक ऐसी वीरांगना के रूप में जिन्होंने अपने राज्य, अपने लोगों और अपने सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन हमें बताता है कि इतिहास के केवल बड़े शहरों और बड़े नेताओं से नहीं बनता, इतिहास उन लोगों से भी बनता है जिन्होंने अपने छोटे से क्षेत्र में खड़े होकर अन्याय का विरोध किया। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन, और उनका साहस, उनका संघर्ष और उनका बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। तो अब तक की कहानी में हमने देखा कि किस तरह रानी अवंतीबाई लोधी ने रामगढ़ की परिस्थितियों से लेकर 1857 के विद्रोह तक अंग्रेजी सत्ता का सामना किया। लेकिन किसी वीरांगना की कहानी केवल उनके अंतिम युद्ध पर समाप्त नहीं होती। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन उनका विचार, साहस और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहता है। रानी अवंतीबाई भी ऐसे ही वीरांगना थी। अब हम जानेंगे कि इतिहास में उनका वास्तविक स्थान क्या है, 1857 के संघर्ष में उनका योगदान क्यों महत्वपूर्ण था और आज इतने वर्षों बाद भी हम उन्हें क्यों याद करते हैं। 1857 का विद्रोह केवल दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या झांसी तक सीमित नहीं था। इसका प्रभाव भारत के अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई दिया। मध्य भारत के क्षेत्रों में भी स्थानीय शासकों और जनता ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया। रानी अवंती इस क्षेत्रीय प्रतिरोध के एक महत्वपूर्ण नेता थी। उन्होंने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध लोगों को संगठित किया और सैन्य प्रतिरोध किया। उनका योगदान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने केवल अपने व्यक्तिगत हितों के लिए संघर्ष नहीं किया। उनका संघर्ष रामगढ़ की राजनीतिक स्वतंत्रता और अंग्रेजी हस्तक्षेप के विरोध से जुड़ा था। रानी अवंतीबाई का जीवन हमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाता है। शुरुआत में वह रामगढ़ के राज परिवार का हिस्सा थी, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें केवल राजमहल की भूमिका तक सीमित नहीं रहने दिया। जब राज्य की राजनीतिक स्थिति कठिन हुई तो उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, और जब अंग्रेजी सत्ता से टकराव बढ़ा तो वही रानी एक प्रतिरोध की नेता बन गई। यानी उनका जीवन केवल एक राज परिवार की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने परिस्थितियों के अनुसार अपनी भूमिका बदली और नेतृत्व किया। अवंतीबाई की सबसे चर्चित विशेषताओं में से एक उनका सैन्य नेतृत्व है। उस समय महिलाओं का युद्ध और राजनीतिक नेतृत्व करना सामान्य बात नहीं थी, लेकिन 1857 के दौरान उन्होंने इस सामाजिक सीमा को चुनौती दी। उन्होंने अपने समर्थकों और सैनिकों का नेतृत्व किया। खैरी और देवहरगढ़ से जुड़े संघर्ष उनकी वीरता की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी कहानी यह दिखाती है कि नेतृत्व केवल बड़ी सेना या आधुनिक हथियारों से नहीं आता। कई बार नेतृत्व आता है विश्वास से, साहस और लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता से। रानी अवंतीबाई के संघर्ष को समझने के लिए उस क्षेत्र की भूगोल को समझना भी जरूरी है। रामगढ़ और आसपास का क्षेत्र जंगलों, पहाड़ियों और ग्रामीण इलाकों से घिरा हुआ था। स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों की अच्छी जानकारी थी। ऐसे क्षेत्रों में स्थायी समर्थन किसी भी प्रतिरोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था। अवंतीबाई को अपने क्षेत्र के लोगों का समर्थन प्राप्त था और यही समर्थन अंग्रेजी सेना के लिए चुनौती बना। इससे हमें यह बात समझ आती है, स्वतंत्रता संघर्ष केवल सैनिकों का संघर्ष नहीं था, स्थानीय समाज की भागीदारी भी बेहद महत्वपूर्ण थी। जब 1857 की महिला वीरांगनाओं की बात होती है तो सबसे पहले अक्सर रानी लक्ष्मीबाई का नाम सामने आता है, लेकिन 1857 का संघर्ष कई अन्य महिलाओं की वीरता का भी गवाह था, जैसे बेगम हजरत महल जी, रानी अवंतीबाई और कई स्थानीय महिला नेताओं का योगदान उल्लेखनीय है। रानी अवंतीबाई का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने मध्य भारत के क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ स्थानीय प्रतिरोध का नेतृत्व किया। इसीलिए उनका नाम 1857 की व्यापक कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रानी अवंतीबाई ने
अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने जीवन का बलिदान चुना। उनका बलिदान 20 मार्च 1858 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनका संघर्ष लोगों की स्मृति में जीवित रहा। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसका जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे, और अवंतीबाई के साथ यही हुआ। इतिहास केवल सरकारी दस्तावेजों में नहीं लिखा जाता, कई बार इतिहास लोगों की लोक कथाओं, गीतों और स्मृतियों में भी जीवित रहता है। मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में रानी अवंतीबाई की वीरता की कहानियाँ लंबे समय से सुनाई जाती रही हैं। स्थानीय लोक परंपराओं ने उनकी कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाया। इसी कारण आज भी ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में उनकी स्मृति का विशेष महत्व दिखाई देता है। समय के साथ रानी अवंतीबाई की स्मृति को सम्मान देने के लिए विभिन्न स्थानों पर उनके नाम से स्मारक संस्थान और सार्वजनिक कार्यक्रम जुड़े हैं। मध्य प्रदेश में उनकी स्मृति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उनका नाम आज भी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मान के साथ लिया जाता है। यही दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत केवल किताबों तक सीमित नहीं है, वह आज भी अपने समाज और सार्वजनिक स्मृति का हिस्सा है। रानी अवंतीबाई जी की कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू है, महिला नेतृत्व। 19वीं शताब्दी का भारतीय समाज आज के समाज से बहुत अलग था। महिलाओं के लिए सार्वजनिक और राजनीतिक भूमिकाएं सीमित थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी अवंतीबाई ने प्रशासन और संघर्ष दोनों में अपनी भूमिका निभाई। उनका जीवन यह संदेश देता है कि नेतृत्व किसी एक लिंग की पहचान नहीं है। जहाँ साहस, जिम्मेदारी और निर्णय लेने की क्षमता हो, वहाँ नेतृत्व किया जा सकता है। अगर हम रानी अवंतीबाई के जीवन से एक सबसे बड़ा संदेश लेना हो तो वह है अन्याय के सामने झुकना नहीं। उनके सामने परिस्थितियां आसान नहीं थी, उनके पास अंग्रेज़ों की तुलना में सीमित संसाधन थे, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों और अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष किया। यही कारण है कि उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। यदि यहाँ पे बात करें तो इतिहास पढ़ते समय एक ज़रूरी बात ज़रूर याद रखनी चाहिए। इतिहास पढ़ते समय हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में लोकप्रिय कथाओं और प्रमाणित ऐतिहासिक जानकारी में अंतर हो सकता है। रानी अवंतीबाई के बारे में जिन अलग अलग पुस्तकों, स्थानीय परंपराओं और सूत्रों में कुछ विवरण अलग मिलते हैं, इसलिए हमें उनकी वीरता को याद करते हुए साथ साथ इतिहास को प्रमाणित सूत्रों के आधार पर समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। यही इतिहास पढ़ने का सही तरीका है। अब हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य उनके जीवन के बारे में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे जुड़े या कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, उनके तथ्य याद रखने चाहिए। जैसे उनका नाम रानी अवंतीबाई लोधी, जन्म 16 अगस्त 1831, जन्म स्थान मनकेहड़ी, वर्तमान सिवनी क्षेत्र मध्य प्रदेश, संबंधित रियासत रामगढ़, पति राजा विक्रमादित्य सिंह। प्रमुख ऐतिहासिक संदर्भ 1857 का भारतीय विद्रोह, प्रमुख संघर्ष अंग्रेजी शासन के विरोध, रामगढ़ क्षेत्र में प्रतिरोध, अंतिम बलिदान 20 मार्च 1858। यदि उनकी हम पूरी कहानी को एक ही बार में समझें तो 1831 में रानी अवंतीबाई जी का जन्म, विवाह के बाद रामगढ़ की राज परिवार में प्रवेश, 1857 अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह, 1857 से 58 रामगढ़ और आसपास क्षेत्रों में प्रतिरोध, 1858 अंग्रेजी सेना के साथ निर्णायक संघर्ष, 20 मार्च 1858 रानी अवंतीबाई का बलिदान। आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती पर हमें उनकी कहानी सुननी नहीं चाहिए, हमें यह भी समझना चाहिए कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। आज हम जिस भारत में स्वतंत्र रूप से रहते हैं उसके पीछे असंख्यात और अज्ञात लोगों का संघर्ष है। कुछ नाम इतिहास की किताबों में बड़े अक्षरों में लिखे गए और कुछ नाम स्थानीय स्मृतियों और लोगों के दिलों में जीवित रहे। रानी अवंतीबाई लोधी उन्हीं वीरांगनाओं में से एक है। उनका जीवन हमें साहस देता है, उनका संघर्ष हमें जिम्मेदारी सिखाता है और उनका बलिदान हमें अपने देश के इतिहास को याद रखने की प्रेरणा देता है। तो यह थी रानी अवंतीबाई जी के जीवन की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट करें, लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही कम चर्चित लेकिन महान ऐतिहासिक हस्तियों की कहानियों के लिए जुड़े PStudy.online के साथ। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।